ये पूरा देश आपका कर्जदार है। ये पूरा देश आपका इसलिए कर्जदार है कि आप अंबानी अदानी की बात कर लें या जूता सिलने वाले की बात कर लें, अगर आप ना हो, बैंक ना हो, बैंकिंग सिस्टम ना हो, तो यह अर्थव्यवस्था चलने वाली नहीं है। इस लिहाज से पूरा देश आपका कर्जदार है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि आज हम ऐसे दौर में हैं कि हमको हमारे ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। मैं रायलू जी की बात से सहमत हूं कि जब किसान का सवाल होता है तो बैंक कर्मी नहीं नजर आते हैं, और जब बैंक कर्मी का सवाल होता है तो किसान नहीं होते हैं। जब किसान बोल रहा होता है तो मजदूर चुप होते हैं, और जब मजदूर बोल रहा होता है तो नौजवान चुप होते हैं। जब नौजवान बोल रहे होते हैं तो विद्यार्थी नहीं बोलता है। जब विद्यार्थी बोल रहा होता है तो महिला चुप होती है। जब महिला बोल रही होती है तो समाज के दूसरे तबके के लोग चुप होते हैं। यह बात ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी प्रशंसा में नहीं, यह मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि इस देश में जब भी कोई त्रासदी होती है, चाहे बाढ़ आती हो, तो बैंक कर्मी चंदा इकट्ठा करके अपने बैंक का नाम लिख करके, शाखा का नाम लिख करके रिलीफ कैंप में रिलीफ पहुंचाने का काम करते हैं। कभी भूकंप आता हो तो बैंक कर्मी चंदा करके, पैसा इकट्ठा करके, रिलीफ का पैकेट बना करके भूकंप के इलाके में सामान भेजने का काम करते हैं। देश को जब भी जरूरत होती है, बैंक कर्मी पूरी मुस्तैदी से वहां खड़े होते हैं। और अभी हाल में किसानों का एक बड़ा मार्च हुआ था। नासिक से चल करके वह मार्च मुंबई तक पहुंचा था, और उस मार्च के दौरान बैंक कर्मी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे। जब मार्च बैंक के ब्रांच के सामने से गुजर रहा था, बैंक कर्मी अपने बैंक के ब्रांच से बाहर आकर के पानी की बोतल दे रहे थे, फूड का पैकेट दे रहे थे, बिस्किट दे रहे थे। बैंक कर्मी ये रोल प्ले कर रहे थे। इसीलिए मैं समझता हूं कि अगर मैं इस देश का नागरिक हूं तो बैंक कर्मियों से हमारा एक मानवीय संबंध है, और इस मानवीय संबंध के आधार पर ही मैं कुछ बात आपसे साझा करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते होंगे कि आज बैंकिंग सेक्टर की क्या हालत है। अभी नोटबंदी हुआ था। नोटबंदी के दौरान 2 लोगों की जान गई। एक वो जो लाइन में लग करके रुपया निकालने के लिए गए थे, और एक वो बैंक कर्मी जो रात को 12 बजे तक नोट गिन गिन करके उनको रुपया दे रहा था। लेकिन प्रश्न यह है कि जब देश के ऊपर कोई संकट आता है, जब सरकार कोई नीति लेकर के आती है, तो उसको इंप्लीमेंट करने का काम बैंक कर्मी करते हैं, बैंक एम्प्लॉइज करते हैं। लेकिन जब बैंक का सवाल आता है, जब बैंक एम्प्लॉइज के पीएफ का सवाल हो, वेज का सवाल हो, पेंशन का सवाल हो, उनके दूसरे सोशल सिक्योरिटी का सवाल हो, तो उनके सवालों को गुमराह कर दिया जाता है। एक चीज आप लोग भी महसूस करते होंगे कि जब आप शाखा में काम कर रहे होते हैं तो आप सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, और मैं बतौर ग्राहक यदि बैंक पहुंचा हूं, एज ए कंज्यूमर, एज ए अकाउंट होल्डर जब मैं बैंक पहुंचा हूं, तो मेरी अपनी जल्दी है। मुझे जल्दी से अपना चेक जमा करना है, अपना पासबुक लेना है, अपना पासबुक अपडेट करवाना है, या हमको म्यूचुअल फंड खरीदना है, या हमको इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, हमको गाड़ी का लोन लेना है, हमको होम लोन लेना है। हमारी अपनी जल्दी होती है और आपकी अपनी परेशानी होती है। सबसे बड़ा झूठ तो यही होता है कि डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा ढोल पीटा गया है, और जिस बैंक की यूनिट में सबसे ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट लगा होता है, वहां का बार बार सर्वर ही फेल कर जाता है। बताइए क्या मजेदार बात है। अक्सर जब आप बैंक पहुंचेंगे तो कहेगा कि सर्वर नहीं काम कर रहा है, मतलब पैसा तो भेज दिए हैं, कहीं हवा में अटक गया है, वो पहुंचा ही नहीं है। अब आप बताइए कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एज ए कंज्यूमर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, और एज ए बैंक एम्प्लॉय आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन इसको झेलता कौन है? इसको झेलते हैं इस देश के जो आम लोग हैं, जिनको हम कहते हैं कॉमन सिटीजन।
और यह जो कॉमन सिटीजन की परेशानी होती है, उस परेशानी को फेस करने के लिए आपको जाली के पीछे बिठा दिया गया है। आजकल शीशा लगा दिया गया है, उसको वहां पे बिठा दिया गया है। प्रश्न यह है कि पब्लिक को फेस करें आप, पब्लिक का गुस्सा फेस करें आप, और पब्लिक आप ही को कामचोर समझती है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इस बात पर एक बार गंभीरता से विचार कीजिएगा। और रायलू साहब थोड़े एग्रेशन में और गुस्से में यह बात कह रहे थे, लेकिन अगर शांतिपूर्वक इस बात को सोचा जाए तो जो लोग, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? अच्छा ठीक, ये रुकावट बन रहा था। प्रश्न ये है कि आप पब्लिक डीलिंग में हैं, आप पब्लिक सर्विस में हैं, आपको पब्लिक का गुस्सा झेलना पड़ता है, और पब्लिक का डिमांड भी जायज है। पब्लिक का डिमांड ऐसे जायज है कि एक बात सोच के बताइए, सरकार ने पहले कहा कि खाता खुलवा लीजिए, कैशलेस इकोनॉमी होगी, तो मारे लोग लाइन लग करके खाता खुलवाने लगे। जनधन का खाता, तरह तरह का खाता लोग खुलवाने लगे। खाता जब खुल गया तब बैंक बोली कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब बताइए, मिनिमम बैलेंस कौन मेंटेन नहीं कर सकता है? मिनिमम बैलेंस तो हमारे जैसे लोग ही मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना, जिनका कोई फिक्स इनकम नहीं है। रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, जूता सिलने वाला, नौजवान, विद्यार्थी, महिला, जो कभी कभी पति रात को सो गए हैं तो जेब टटोल करके देख लेती है कि कुछ इसमें बचा हुआ है कि नहीं है। अगर कुछ बचा हुआ है तो सेविंग अकाउंट में इसको डाल दिया जाए। तो वो मिनिमम बैलेंस कहाँ से मेंटेन करेंगे? और मिनिमम बैलेंस जब वो मेंटेन नहीं करेंगे तब बैंक उनके ऊपर चार्ज करेगी, और बैंक जब चार्ज करेगी तो उनको लगेगा कि चलो खाता बंद करो। तो सरकार रातों रात एक पॉलिसी लेकर के आई, मन में आया, सपना आया, सरकार एक पॉलिसी ले आई। अब उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? उसको इंप्लीमेंट करेंगे आप लोग। और जब आप उसको इंप्लीमेंट करने के लिए गए तो उसका कुल परिणाम क्या हुआ? कुल परिणाम यह हुआ कि आरबीआई बोली है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग या भाजपा के लोग नहीं बोल रहे हैं, ये आरबीआई बोल रही है कि जितना 1000 और 500 का नोट था वो सब वापस जमा हो गया। नेपाल वाला तो अभी तक आया भी नहीं है, वो तो एक्सीड कर जाएगा। तो आखिर ब्लैक मनी कहाँ गया? डीमोनेटाइजेशन का जो बेसिक उद्देश्य था कि ब्लैक मनी को वापस ले लिया जाएगा, उस बात से सरकार मुकर गई। सरकार कुछ और बोलने लगी। जैसे आप गए हो सब्जी के दुकान पे सब्जी खरीदने के लिए, और दुकानदार के पास सब्जी नहीं हो तो वो कहे कि आम ले लीजिए। पता है इसका कोई मतलब है? जरूरत थी नोटबंदी करने की। सरकार का तर्क ये था कि इससे ब्लैक मनी वापस आ जाएगा। आरबीआई कही कि इससे ब्लैक मनी वापस नहीं आया, और ये मेरा बयान नहीं है। आरबीआई के गवर्नर इस पर रिजाइन कर चुके हैं, उर्जित पटेल साहब, संबंधी भी थे, अंबानी जी के संबंधी भी थे, वो रिजाइन कर दिए। और जो रिजर्व कैश था, सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक को कि रिजर्व कैश में से हमको कैश वापस कर दीजिए। मतलब ब्लैक मनी वापस नहीं आया। और बात को घुमाने के लिए क्या कहा गया कि दरअसल नोटबंदी इसलिए की गई थी ताकि नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या इससे समाप्त हो जाएगी। अब बताइए, रात को बैंक कर्मी 12 बजे तक नोट गिन रहे थे, 1000 और 500 का नोट जमा कर रहे थे, 2000 का नोट दे रहे थे, तो इससे आतंकवाद और नक्सलवाद कैसे रुक जाएगी? मान लीजिए कि अगर ये बात भी सच है कि इससे नक्सलवाद और आतंकवाद रुक गया, तो पुलवामा में बम कौन फोड़ करके गया? ये प्रश्न पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? लेकिन ये प्रश्न जब आप पूछेंगे तो आपकी इस आवाज को, आपकी इस बात को कोई लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। लेजिटिमेसी क्यों नहीं मिलेगी? तो जो आम लोग हैं, जो आम जनता हैं, जो रोज आपको फेस करते हैं, उनके दिमाग में यह बिठा दिया गया है कि सरकारी बैंक का आदमी काम नहीं करता है। यह बात उनके मन में बिठा दी गई है। तब जब आपकी नौकरी छीन ली जाएगी, या यह बता करके कि बैंक घाटे में है, बैंकों का मर्जर कर दिया जाएगा, या बैंक को बंद कर दिया जाएगा,
या आपका पेंशन स्कीम आपसे छीन लिया जाएगा, कल को कहा जाएगा कि आउटसोर्सिंग के नाम पे अब परमानेंट जॉब नहीं होगा बैंक में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब में लोगों को बहाल किया जाएगा, तो पब्लिक आपके साथ खड़ा नहीं होगी। क्योंकि आप जो फेस कर रहे हैं वो बात पब्लिक को नहीं पता है, और पब्लिक को तो आप जानते ही हैं कि बेचारी क्या है। उसको तो प्रधानमंत्री जी आकर के बोले कि नोटबंदी कर रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ है, 50 दिन का हमको समय दे दीजिए। पब्लिक बोली कि 50 के आपको पूरे 5 साल का समय देते हैं, उनको फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। फेस कौन करेगा? फेस तो आप करेंगे ना। ये एक नीतिगत सवाल है, ये एक पॉलिसी लेवल क्वेश्चन है, और जब आप इस पॉलिसी लेवल क्वेश्चन को रेज करेंगे तो सबसे पहला बात आपके सामने जो थ्रो किया जाएगा वो ये कि आप बैंक कर्मी हैं, आप राजनीतिक बात क्यों कर रहे हैं। ये बात कही जाएगी ना कि आपका काम है कि आप नौकरी कीजिए, और जिस दिन मन होगा उस दिन सरकार नौकरी छीन लेगी, जिस दिन मन होगा उस दिन बैंक को बंद कर देगी, जिस दिन मन होगा उस दिन बैंक का मर्जर कर देगी, आप उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं कि आप इस बात को जब समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर किस चीज़ से झेल रहा है, उसकी क्या परेशानी है, इसको आपको अपने दिल में रखने से काम नहीं चलेगा। आपको मुखर होकर के ये बात बोलना पड़ेगा, और जब आप मुखर होकर के यह बात बोलेंगे तो आपके ऊपर तरह तरह का आरोप लगाया जाएगा, तरह तरह की बातें आपको कही जाएगी। कई बार तो आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक बात हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसको वोट दीजिए, आपकी तरह मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप सोचिए कि अगर हम बीजेपी को वोट दिए हैं और बीजेपी की सरकार ही आकर के मेरी नौकरी छीन ले, तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी। ना हम घर के रहेंगे ना घाट के। किसको जाकर के ये दर्द बताएंगे। पब्लिक को मालूम नहीं है कि एनपीए क्या होता है। बताइए ना, हम पीएचडी कर लिए हैं, तब हमको अब जाकर के पता चला है कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको मैं कहता हूं, आप एक दिन इस पे सर्वे करा लीजिए। जितना कस्टमर आपके काउंटर पे आए, सबसे एक सवाल पूछिए, अच्छा बताइए एनपीए क्या होता है। देखिएगा आपको कितना लोग इसका जवाब देता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसी अंग्रेजी बोलने में जी टेढ़ा करना पड़े, तब पर भी जाकर के उसका असली मतलब समझ में नहीं आए। और गूगल पे जाकर के प्रॉब्लम्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया जब आप टाइप करेंगे तो जो आर्टिकल सबसे ऊपर आएगा इकोनॉमिक टाइम्स का, उसमें 9 कारण दिखाए गए हैं, और उसमें पहला कारण क्या बताया गया है। पहला कारण ये बताया गया है कि रूरल एरियाज के जो ब्रांचेज हैं वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इस वजह से बैंकिंग सेक्टर को घाटा हो रहा है। मैं सेंट्रल बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रूरल बैंक की बात कर रहा हूं। रूरल बैंक के ब्रांच में आप जाइएगा, 2 लोग ब्रांच चला रहे हैं, 2 लोग। अब समझ में ही नहीं आता है कि कौन मैनेजर है और कौन क्लर्क है, कौन प्यून है और कौन दरबान है। हमारा कुछ साथी रूरल बैंक में मैनेजर हुआ, तो इधर हम फोन किए, क्या हालचाल है, सब बढ़िया है, सब ठीक है, और नौकरी, बोला छोड़ दिए। बोले काहे भाई, नौकरी मिलना तो भगवान मिलने जैसा है। आपको याद है जब आपकी बैंक में नौकरी लगी थी तब मिठाई बटा होगा, पूजा दिए होंगे, मजार पे चादर चढ़ाए होंगे। नहीं, नौकरी मिलना थोड़ा मतलब मामूली चीज है। जैसे लड़का अगर खोजा जाए तो गर्व से कहा जाता है कि लड़का पीओ है। अब पीओ साहब का हालत जाकर के रात को देखिएगा 8 बजे, उनको हम एक बार देख लिए ना, कहे ए भाई, कौन कहता है कि प्रधानमंत्री देश चलाता है, देश तो पीओ चला रहा है। दिन भर का कैश से लेकर के, सिक्का से लेकर के, डेबिट क्रेडिट खाता मिला करके तब ताला मार करके पीओ साहब जाएंगे। यही स्थिति है ना। किस वर्किंग कंडीशन में आप काम करते हैं। वो बोला कि एक तो जो है कभी बाढ़ में, सुखाड़ में, जंगल में, पहाड़ में ब्रांच होता है, वहां की नौकरी है। 2 एम्प्लॉय हैं, एगो को बैंक में छोड़ करके जाते हैं, कभी काउंटर पे बैठता है, कभी गेट पर आता है, और उसके बाद हम फील्ड में जाते हैं क्या वसूलने के लिए,
एनपीए रिकवर करने के लिए जाते हैं। एनपीए की सच्चाई क्या है? बैंक का जो एनपीए है, दूसरा कारण उसमें बताया गया है कि रिफंड नहीं होता है। जो लोग लोन लेते हैं वो रिफंड नहीं करते हैं। कौन रिफंड नहीं करता है? बड़ा एकदम हाईलाइट करके लिखा हुआ है। तो किसान रिफंड नहीं करते हैं। अब आप बताइए, आप सब बैंक कर्मी हैं, ईमानदारी से बताइए, बैंक का पैसा सबसे ज्यादा कौन चुराता है? किसान चुराता है? किसान चुराता है कि कॉर्पोरेट चुराता है? कॉर्पोरेट चुराता है ना। और कॉर्पोरेट के साथ तो नेताजी फोटो खिंचवाते हैं मुस्कुराते हुए, सेल्फी विथ कॉर्पोरेट। नहीं तो कॉर्पोरेट से पैसा बैंक कर्मी कैसे वसूल लेंगे? हमको बताइए। अगर लोकल एरिया का एमपी लोकल एरिया के ठेकेदार के साथ फोटो खिंचाएगा, मैनेजर बाबू का हिम्मत है कि उससे उसका गाड़ी उसके घर पर से खींच के ले आएंगे? है हिम्मत? ये है आपकी स्थिति। और ये जो स्थिति है, इस स्थिति पे आप कब तक चुप रहेंगे? जितना दिन आप चुप रहेंगे उतनी जल्दी आपके पैर के नीचे से जमीन खिसकती चली जाएगी। आप सब लोग जानते हैं, मुझे यूथ के तौर पे यहां बुलाया गया है, लेकिन हमारा जो जनरेशन है उसने तो AIBA बनाया नहीं है, बैंकों का यूनियन तो उसने बनाया नहीं है। कभी कभी जो है बुढ़ापे में जाके कहेंगे कि आ जाओ यूनियन का मेंबर बन जाओ, तो कहेगा चंदा लेने के लिए आए हैं। क्यों जरूरी है यूनियन? क्यों जरूरी है यूनाइट होना? क्यों जरूरी है हड़ताल करना? एक बात सोच करके बताइए। इतनी वाहवाही सरकार ने ली, इतना पीठ थपथपाया, 2 दिन के लिए अगर बैंक कर्मी हड़ताल कर देते तो सरकार का सारा ढोल फट जाता, सारा नोटबंदी का सच्चाई रोड पे आ जाता। कोई उलझुलूल फैसला सरकार लेती है, बैंक कर्मी पूरी ईमानदारी से उसको लागू करता है, बदले में उसको लोगों से क्या मिलता है? कि बैंक कर्मी कामचोर होता है। बताइए, असल जो उसका प्रॉब्लम है कि किस वर्किंग कंडीशन में वो काम कर रहा है। माने हम क्या क्या बोले बैंक का आपको? मेरे घर के आसपास बैंक है, हम देखते हैं। जिस मकान में बैंक को रेंट किया जाता है, जनरेटर लगाया जाता है, मकान मालिक रात को बैंक के जनरेटर से डीजल निकाल लेता है। बोलिए, ये सब होता है कि नहीं होता है? हम इसी समाज में पले बढ़े हैं और यही हमारा और आपका नाता है। यही हमारा और जो आपका नाता है, उसी बेसिस पे हम आज आपके बीच खड़े हैं। और यह जो सच्चाई है, इस सच्चाई को जब आप जानते हैं, हम जानते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको और हमको अलग अलग होने की जरूरत नहीं है। आपको और हमको एकजुट होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है अपने हक और अधिकार के लिए। अब सवाल यह है कि अपने हक और अधिकार के लिए आप और हम इकट्ठा हो जाएंगे तो सरकार को दिक्कत नहीं होगी। सरकार किसी नीति पे कितना भी वाहवाही लूट ले, अगर रेल कर्मी एक दिन रेल का हड़ताल कर दें, बैंक कर्मी एक दिन बैंक का हड़ताल कर दें, किसान कहे कि हम आज टमाटर नहीं उगाएंगे, मशरूम नहीं उगाएंगे, तो प्रधानमंत्री क्या खाएंगे? इस देश को, समाज को चलाता मजदूर है। बदले में क्या मांग रहा है? बदले में कुछ नहीं मांग रहा है। वो कह रहा है कि हमको एक डिग्निफाइड लाइफ दीजिए। क्या बैंक कर्मियों के ऊपर जो मिनिमम आवर है 8 घंटा काम करने का, वो नियम लागू नहीं होता है? बताइए। जब तक बैंक का पूरा हिसाब नहीं हो जाए, बैंक कर्मी बैंक छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। रोज का रोज उनको हिसाब करना है। ऐसा नहीं होगा कि 2 तारीख का हिसाब 3 तारीख को करेंगे। 2 तारीख का खाता उनको 2 तारीख को ही बंद करके जाना पड़ेगा, 3 तारीख को नया खाता खुलेगा। यह जो वर्किंग कंडीशन है उनका, उस वर्किंग कंडीशन में जो वो काम करते हैं, उस काम के एवज में उनको कुछ नहीं मिलता है। और बार बार इस बात का ढोल पीटा जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक घाटे में जा रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक घाटे में क्यों जा रही है? पब्लिक सेक्टर बैंक घाटे में इसलिए जा रही है कि जो सरकार के दोस्त हैं, सरकार के जो दोस्त हैं, वो बैंक का पैसा ले लेते हैं और जो है फर्जी कागज जमा करके कौन मांगेगा? अगर हम किसान हैं, हम KCC कराने के लिए गए हैं तो हमारा आप खाता खेसरा मांग लीजिएगा। अगर हम बहुत बड़का ठेकेदार हैं तब
हम दिखा देंगे कागज पे कि हमको जो है 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। 2-4 को रिश्तेदार को फोन करेंगे, कहेंगे कि 300 करोड़ तुम डाल दो, 200 करोड़ तुम डाल दो, 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, 500 करोड़ का मान लीजिए हम पैसा उठा लिए। 500 करोड़ का एसेट्स है ही नहीं, 500 करोड़ जो है बैंक रिकवर ही नहीं कर सकती है। और जब बैंक का जो टोटल पूंजी है, जो कैपिटल है, वो लगातार कम होने लगेगा तो सरकार कहेगी कि बैंक घाटे में जा रही है। सबसे पहली बात 2-3 चीज को क्लियर करना चाहिए। पहला कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण मुनाफा कमाने के लिए किया गया था। तो मुनाफा तो महाजन भी कमा रहा था। जब देश में महाजनी व्यवस्था थी तो क्या महाजन को मुनाफा नहीं हो रहा था? हो रहा था ना भाई। बैंक से महंगा लोन देता था, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देता था, लेकिन सिस्टम तो चल रहा था ना। राष्ट्रीयकरण करने का मूल उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीयकरण करने का मूल उद्देश्य यह था कि पब्लिक का पैसा डूबे नहीं।